हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है ये हमारी क्लास नंबर 7 है। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। ठीक है, और इस क्लास में हम कवर करेंगे 151 से आगे के क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब तक हमारी 1 से लेकर 6 क्लास आ चुकी है, जिसमें 2 मैराथन क्लास भी है। तो जो छात्र चैनल पे नहीं है, पहली बार आ रहे हैं, तो वे इससे पहले की क्लास को जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करता जी क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। तो संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है, इनका प्रावधान कहाँ से लिया गया हमने? इनका प्रावधान हमने लिया है सोवियत संघ से। ठीक है, कहाँ से लिया बेटा? सोवियत संघ से लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ से लिया है? सोवियत संघ से लिया है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। जो मूल कर्तव्य होते हैं वो प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं बेटा। कैसे हुए? गैर न्यायिक हुए। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 152वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसका? चुनाव के दौरान मतदान करना, यानी चुनाव के समय जो हम वोटिंग करते हैं, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो फिर कैसे कर्तव्य है? ये एक वैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, एक वैधानिक अधिकार है। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 के व अनुच्छेद 51 क में है। कई में है? 4 क और अनुच्छेद 51 क में है। चुनाव के दौरान मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। चुनाव के दौरान जो हम मतदान करते हैं वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, फिर वो क्या है? वो एक वैधानिक अधिकार है। क्या है बेटा? वैधानिक अधिकार है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 के क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए देखिए, तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, एक मौलिक कर्तव्य है। क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। यानी हमें ऐसी परिस्थितियों का, ऐसे कामों का परित्याग करना पड़ेगा जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती है या उनके सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 154वां, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए बेटा। सीपीओ 9 दिसंबर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या है बेटा? अनुच्छेद 51 ए आर्टिकल 51 ए सब क्लोज ए, अनुच्छेद 51 ए सब क्लोज ए में। ठीक है, तो सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद
51A सब क्लोज ए में किया गया है। किस में किया गया है? 51A सब क्लोज ए में किया गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर करें। भाई क्या करें? क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 है बेटा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख करते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख करते हैं? एकता और अखंडता का उल्लेख करते हैं। एकता और अखंडता का उल्लेख करते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होगा। तो आंसर क्या है इसका? आर्टिकल 51A क्लोज सी। क्या है बेटा? अनुच्छेद 51A क्लोज सी है। ठीक है, देखो, मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में दिया गया है। भाग 4 के और आर्टिकल 51A सब क्लोज ए में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A क्लोज सी में 51A क्लोज सी में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। क्या करे? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। क्या करे? अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 156वां। तो मूल कर्तव्यों 51A की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों 51A की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 51A क्लोज जी है ये किससे संबंधित है, ये बताना आपको बेटा। ठीक है, तो ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, यानी हमें जो प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा उसको बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है बेटा, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य 51A की सूची की उपधारा जी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने से संबंधित है। ठीक है, 157वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागने का उल्लेख करता है? ठीक है बेटा, हिंसा को त्यागने का उल्लेख करता है, ये आपको बताना है। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 जनवरी 2023 के क्वेश्चन आया हुआ है SSC MTS में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है बेटा? अनुच्छेद 51A आई, आर्टिकल 51A क्लोज आई, 51A क्लोज आई है बेटा। तो अनुच्छेद 51A क्लोज आई में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा को त्यागना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, 158वां है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक, माता पिता, माता पिता या संरक्षक 6 साल से 14 वर्ष तक की आयु वाले
अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवर प्रदान करे। अवर मतलब अवसर प्रदान करे। तो एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 को एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताइए इसका सही जवाब। 2 अगस्त 2023 को क्वेश्चन आया हुआ बेटा, याद रखना। ठीक है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक है, ठीक है, उन बालकों की यथास्थिति तथा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो वह बेटा आपकी आर्टिकल 51A क्लोज के। आर्टिकल 51A और क्लोज के किसमें? 51A और क्लोज के में। ठीक है, चलो। अनुच्छेद 51A क्लोज के, अनुच्छेद 51A क्लोज के माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा, माँ बाप का या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करे। ठीक है। 159वां है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? किसके समान है? आर्टिकल 21A के समान है। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? ठीक है, याद रखना। तो बेटा एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 51A सब क्लोज के, अनुच्छेद 51A सब क्लोज के क्या है? अनुच्छेद 51A सब क्लोज के। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था बेटा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखना। क्या जोड़ा गया था? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखना। ग्यारहवां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो अनुच्छेद 21 क्लोज ए के समान है। किसके समान है? आर्टिकल 21 क्लोज ए के समान है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A सब क्लोज के, 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A सब क्लोज के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षक बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है 160वां। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? तो 8 मई 2021 को ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य कौन नहीं लेगा? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है। ओके, देखिए भाई, तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का कौन से सदन भाग लेते हैं? 2 फरवरी 2030 तक ये क्वेश्चन आया हुआ अभी। देखिए, विधानसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडली की व्यवस्था है जिसमें संसद के दोनों सदनों की राज्य की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अगला 162, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35
अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है। यानी कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो 35 साल की आयु को पार करके बनेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, 163वां क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। यानी कितने प्रस्तावक होंगे, तो प्रस्तावक की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। ठीक है, प्रस्तावक कितने होते हैं, 50 होते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होते हैं बेटा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। ठीक है बेटा, देखो आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ है और अनुच्छेद 69 में जो है जो उपराष्ट्रपति होता है उसे भारत का राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा आर्टिकल 60 के अनुसार अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। जो भारत के राष्ट्रपति है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, जबकि आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को तत्कालीन राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो 60 में राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख होगा, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 60 के द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और आर्टिकल 69 के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का राष्ट्रपति दिलावे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, सच है। देखो भाई, संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल जो 61 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, जो कि महाभियोग से जो कि महाअभियोग से संबंधित है और ये अमेरिका के संविधान से ले रखा बेटा। ठीक है, याद रखियो कहाँ से ले रखा, अमेरिका के संविधान से ले रखा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट क्या है, महाअभियोग का आरोप जिस सदन से लगाया जाता है, महाअभियोग का आरोप जिस सदन से लगाया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके अगले सदन के लिए भेज सकते हैं। तो महाभियोग का आरोप जिस सदन से लगाया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके अगले सदन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो बेटा, आपकी रिवीजन क्लास है, सभी स्टूडेंट जो कमेंट करेंगे जो मतलब जो जुड़ रहा है। ठीक है, और देखो आप लाइक नहीं करते तो सभी छात्र जो है लाइक भी कर दिया करें अच्छे से, आपकी अपनी क्लास है बेटा। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए क्या है। एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। फटाफट शेयर करें सभी एक बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो जो क्लास देख रहे हैं बेटा सभी के सभी बालक जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश क्या करें, ठीक है, फटाफट जवाब दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 166वां क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से क्लास देखना आप, क्योंकि कल मैं आपसे जो है इसी टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 151 से 200 के बीच में मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। इसके बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जैसे मैं डेली पूछता हूँ क्लास में, तो बड़े ध्यान से इत्मीनान से आप क्लास को देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है बेटा? तो 61 में है। किस में है? 61 में, ठीक है, याद रखना। तो जो आर्टिकल 60 है इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चला जाता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी संविधान के हिसाब से काम न करने पर, ठीक है, संविधान के हिसाब से काम न करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है बेटा? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो अर्धन्यायिक का मतलब है कि न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता, न्यायालय यानी कोर्ट इसकी जांच नहीं कर सकता, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, ये मैंने बताया आपको। महाअभियोग का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन लागू कर सकता है, ला सकता है। संसद के दो सदन है आपका, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मान लीजिए अगर लोकसभा महाअभियोग का प्रस्ताव लाई है तो राज्यसभा इसको क्या करेगी? अनुमोदित करेगी, इसकी जांच करेगी, ठीक है, याद रखना। तो महाअभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी है, ठीक है। 167, निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो यदि वह संविधान का अतिक्रमण करता हो, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। तो संविधान का उल्लंघन करने पर उसे उसके पद से हटा सकते हैं महाभियोग लगा करके, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का जो प्रावधान है बेटा वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है, जो भारत का राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, और संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया? हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद का कोई भी सदन चला सकता है, जो कि एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक का मतलब है इसका जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता, या कोर्ट इसके बीच में, अदालत इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, या इसकी जांच नहीं कर सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है बेटा, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2020 को एक क्वेश्चन आया हुआ है, बताना। आई रिपीट अगेन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल भाग 5 से संबंधित है बेटा, ठीक है। तो आर्टिकल 62, ठीक है। क्या है? आर्टिकल 62 में क्या है बेटा? देखो ध्यान से, भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है।
भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। ठीक है, ओके बेटा। देखिए तो भाई आपका आंसर क्या है बेटा? आर्टिकल 62 है, अनुच्छेद 62 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 5 जो कि संघ को उल्लेख करता है, भाग 5 में क्या है? संघ है। क्या है? संघ है। तो भाग 5 में आपका संघ है। भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 5 जो है इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 169 क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आ रहा बेटा 16 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71 में ये प्रोविजन है बेटा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा बेटा? उच्चतम न्यायालय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, जिसका फैसला क्या होगा? अंतिम होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो अंतिम होता है। आई रिपीट अगेन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों का जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। क्या होगा बेटा? अंतिम होगा, यानी लास्ट होगा। ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा उसके प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 71 है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है आर्टिकल 71? ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मत विभेद हो जाए तो उसका फैसला कौन करेगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और वो फैसला क्या होगा? अंतिम होगा, मानना पड़ेगा सबको। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न दुविधा, जो दुविधा उत्पन्न होती है उसका फैसला करता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी विवादों की जांच भी करता है और उसका जो फैसला होता है वो क्या होगा? अंतिम होगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान शपथ का प्रारूप है। ठीक है, जो आर्टिकल 69 है इसके द्वारा क्या है? इसमें भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंधित है। आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 171 है बेटा, देखिए ध्यान से। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, पर विलंबित करने या कम करने की शक्ति है?
भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को माफ करने, पर विलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो वह राष्ट्रपति के पास में। किसके पास है बेटा? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आप शॉर्टकट में समझे, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है। इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को माफ कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 130 में क्या बेटा? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, याद रखना। 172 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, किसकी? राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी भी अपराध से दोष सिद्ध व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति इस शक्ति का जो प्रयोग करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर करेगा बेटा? मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। चले आगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो बीच के मामले हैं उनसे संबंधित है, ये आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तो आर्टिकल 75 कौन है बेटा? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, याद रखना। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। क्या है? मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, इसका प्रावधान है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति, भारत सरकार की जो सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? तो आर्टिकल 77 कौन करता है? अनुच्छेद 77। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना है। 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। 48 क्या है? कृषि तथा पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 175वां, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? SSC MTS में आ रहा है क्वेश्चन 17 मई 2023 को। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो इसका आंसर है बेटा आपका भारत का राष्ट्रपति। कौन है? भारत का राष्ट्रपति।
भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। संसद को राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्ति के प्रयोग को विनियमित या नियंत्रित करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? विनियमित या विनियंत्रित करने का अधिकार है। भारत की आकस्मिकता नीति का संरक्षक कौन होता है बेटा? आकस्मिक जो नीति है इसका संरक्षक कौन होता है? आकस्मिक नीति भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 क्लोज 1 के तहत संसद को भारत की आकस्मिक नीति स्थापित करने की शक्ति है। संसद को भारत की आकस्मिक नीति स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या की गई है? शक्ति प्रदान की गई है बेटा, याद रखना। क्या की गई है? शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की आकस्मिक नीति का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। जो भारत की आकस्मिक नीति है इसका संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। देख लो भाई, ये रहा। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि भारत का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, यदि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अब्सेंट है, तो भारत के कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ठीक है। और यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अब्सेंट हो, तो जो जूरी होती है, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा वो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और ऐसा सौभाग्य किसे मिला था बेटा? ऐसा सौभाग्य मिला था मोहम्मद हिदायतुल्ला खान को। किसे मिला था? मोहम्मद हिदायतुल्ला खान को। ठीक है, 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारण से, अगर राष्ट्रपति बीमार हो, अनुपस्थित हो, अगर राष्ट्रपति बीमार हो या घर के मामलों में बिजी हो अथवा अन्य किसी कारण से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का कार्य निष्पादित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और खाली स्थान द्वारा सहमति। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ठीक है। अगर लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता, मंजूरी दे देता है, तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, कानून बन जाता है, याद रखना। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक क्या बन जाता है बेटा? कानून बन जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद कौन सा? संघ की कार्यपालिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका से आपका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। संघ की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल 52 से लेकर 78 है। कौन कौन है? 52 से लेकर के बेटा 78 है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, फटाफट। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओके, तो भारतीय संविधान का भाग 5 का अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
मंत्रिपरिषद तथा भारत के मान्यवादी से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, यानी 52 से राष्ट्रपति शुरू हो जा और 76 में मान्यवादी। तो इसके बीच में क्या क्या पढ़ते हैं आप? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के मान्यवादी के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए 180वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 19 अप्रैल 2021 को पूछा गया है। तो आंसर क्या है आपका? ज्ञानी जेल सिंह। क्या है आपका आंसर बेटा? ज्ञानी जेल सिंह है। क्या है? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति है उनको एक शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के द्वारा बेटा? 111 के द्वारा। ठीक है, अब वो शक्ति हम देखते हैं क्या क्या है। जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक, कोई भी जो विधेयक होता है या प्रस्ताव होता है, उसे अस्वीकृत कर सकता है। यानी 111 जो आर्टिकल है राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो किसी भी विधेयक को या तो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। जब राष्ट्रपति न तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता, ना तो स्वीकार करता और न ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता, तो इसके बाद विधेयक का अंत हो जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी सहमति नहीं देता, ठीक है, और उसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजता, तो उस विधेयक का अंत हो जाता है, जिसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। तो पॉकेट वीटो शक्ति क्या होती है? पॉकेट वीटो शक्ति ये होती है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, कोई बिल गया, राष्ट्रपति ने उस बिल को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया और उसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा, ठीक है, यानी लंबित रखा, तो कुछ समय बाद में वो जो बिल होता है वो अपना आप ही क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसका अंत हो जाता है। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। कब? 1986 में। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। कब किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। कब किया था बेटा? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक 181वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 में है। ठीक है बेटा, चलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत का राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का उतना ही प्रभाव होता है जितना संसद में पारित किसी कानून का होता है। ठीक है, इसका मतलब यह बेटा कि आर्टिकल 123 के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब हमारी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से कोई सा भी जो सदन होता है वो एक्टिव ना हो। क्या ना हो बेटा? एक्टिव ना हो। ये हमारी पार्लियामेंट है, इसका लोकसभा और राज्यसभा जो है एक्टिव ना हो। ठीक है, तो तभी भारत का राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्यों कर सकता है? यदि राष्ट्रपति को तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता लगे तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 का प्रयोग करके। ठीक है, और जब कोई भी सदन एक्टिव हो जाता है फिर इस अध्यादेश को जो है चर्चा के लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और 42 दिन के भीतर
42 दिन के भीतर यानी 6 सप्ताह के भीतर अगर ये पारित हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसके जो प्रभाव होते हैं वो सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 121 में क्या होता है भाई, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है, ठीक है, आर्टिकल 121 के द्वारा। 122 न्यायालय द्वारा संसद की जो कार्यवाही होती है उसकी जांच नहीं की जाएगी। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं ये संसद के भीतर जो जो कार्यवाही चलती है उनकी जांच नहीं कर सकते। संसद के भीतर जो कार्यवाही चलती है, किस चीज़ पर फैसला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी जांच अदालत नहीं कर सकती, ठीक है। तो गैर न्यायिक हगाई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख भी आर्टिकल 124 में है और 129 में क्या है बेटा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलें। नेक्स्ट 182 क्वेश्चन अभी। भारतीय संविधान के भाग 5। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है। 20 मार्च 2023 को एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, क्या है, संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। चलिए, संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भाग 5 के अध्याय 3 में है। भाग 5 के अध्याय 3 में, भाग 5 में क्या है बेटा, संघ की व्याख्या है। और याद रखना संघवाद जो शब्द है, संघवाद, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो संघ भाग 5 में है लेकिन संघवाद हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो भाग 5 के अध्याय नंबर 3 में है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 में है। तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी करता है। बाकी सब चीज़ मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र न चल रहा हो, दोनों सदनों का कोई भी सदन का सत्र न चल रहा हो, राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे बेटा, तो वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। देखिए आपका आंसर ये है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रखना। भारत की 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ, जो कि उड़ीसा के मयूरगंज के एक छोटे से गांव से आती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि पहली महिला राष्ट्रपति पार्थिवा देव सिंह पाटिल थी। कौन थी, पार्थिवा देव सिंह पाटिल थी, याद रखना। नेक्स्ट 184वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। किस भाग में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। CGL 13 अगस्त 2021 मारा भैया। भारतीय संविधान के किस भाग में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा बेटा, तो भाग नहीं, अनुच्छेद 63 में। तो अनुच्छेद 63 के द्वारा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिस प्रकार अनुच्छेद 52 के द्वारा भारत का एक राष्ट्रपति होता है, तो 63 के द्वारा एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है बेटा, याद रखना। चल आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनकी याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखना। और वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है, जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ है। आर्टिकल 45 में क्या बेटा, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है ना उपबंध है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 56 में क्या है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 साल का निर्धारित कर रखा है। ये आर्टिकल 56 में इसका उल्लेख है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 185। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है बेटा। ठीक है, याद रखना। उनकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति जो है 35 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद 66 क्लोज 3, अनुच्छेद 66 क्लोज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी उपराष्ट्रपति है, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 66 क्लोज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी व्यक्ति में ये योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, राष्ट्रपति की भी सेम है भाई। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दोनों के लिए भी सेम है। ये अलग है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य, यानी राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति में लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 186 है, याद रखो। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, देखिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपका आंसर है, याद रखना। देखिए अब संविधान के आर्टिकल 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और इसको सैलरी भी राज्यसभा के पदेन सभापति की मिलती है। उपराष्ट्रपति की सैलरी कभी नहीं मिलती। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के पदेन सभापति की मिलती है, और यदि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसकी मिलेगी। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ये हो गया आपका। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में 6 साल का टाइम पीरियड होता है। इसका एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका 1/3 सदस्य, 1/3 जो सदस्य है बेटा वे प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 साल का होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 188 की ओर बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है बेटा? ये बताना आपको। ठीक है, 60 दिन के भीतर। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो पद है उसे 60 दिन तक हम खाली नहीं रख सकते उपराष्ट्रपति का। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिन। ठीक है, अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद अवधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 66 है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल 66 में उसका उल्लेख है बेटा। ठीक है,
देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनता है उससे होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। विधि क्या है? अनुपातिक पद्धति है। ठीक है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का उल्लेख होगा। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका। तो अनुच्छेद 64 के द्वारा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ठीक है। 190वां क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? जमानत राशि के तौर पे 15,000। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी होता है उसका नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति का 50 हैगा। ठीक है, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हैगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 191वां 191। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को इनकी याद में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। ठीक है, टीचर्स डे मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, याद रखना। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 192। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? अच्छा क्वेश्चन होगा। वीवी गिरी। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे बेटा? वीवी गिरी थे। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, तीसरे उपराष्ट्रपति। ठीक है, वीवी गिरी थे, याद रखना। देखिए, वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों बने। वीवी गिरी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 193। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? इनमें से कौन था जो भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं बना बेटा? ठीक है, तो वो था आपका गुलजारी लाल नंदा। कौन था? गुलजारी लाल नंदा, याद रखना। कौन था बेटा? गुलजारी लाल नंदा था। ठीक है, याद रखना। तो गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ। वही वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पैदा हुए थे। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा जो थे भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न तथा पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से 97 में उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है अनुच्छेद 74। किसके तहत होता है बेटा? आर्टिकल 74 के। आर्टिकल 74 के तहत होता है। किसके तहत? आर्टिकल 74 के। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन होगी? मंत्री परिषद, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ है। 148 में नियंत्रक और मालिका परीक्षक है।
आर्टिकल 148 में क्या है बेटा, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखियो। आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 195, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा खाली स्थान की सलाह पर की जाती है। तो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है बेटा, प्रधानमंत्री की। यानी प्रधानमंत्री जिसे जिसे चाहेगा वही क्या बनेगा, मंत्री बनेगा, याद रखना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 क्लोज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा, ठीक है, याद रखियो। 196वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने 179 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी, आजुशवानी। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर है 196, निम्न में से किसने 1979 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ने जो है मोरारजी देसाई की जगह ली थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। किसानों उनके अधिकारों के संबंध में मुद्दे उठाने के कारण उन्हें प्राय भारत का चैंपियन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, याद रखना। तो भारत का चैंपियन किसे कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है उसको कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोकसभा का, इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 197वां, लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। जो सदन का नेता होता है, सदन का जो नेता होता है उसका अर्थ क्या होता है बेटा, प्रधानमंत्री होता है, याद रखना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आपका जो है सदन का नेता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के नियमों के अनुसार आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के नियमों के अनुसार आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन का नेता होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न हो तो सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। 198वां क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल मान्यवादी किसे बनाया गया था। इसको तो छोड़ो आप, ये देखो भारतीय संविधान के भाग 5 में जिसमें संघ का उल्लेख है, अनुच्छेद 76 में भारत के मान्यवादी के पद का उल्लेख होगा। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत के प्रथम मान्यवादी कौन थे, MC शीतलवाड़ थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो भारत के पहले जो मान्यवादी थे वो MC शीतलवाड़ थे, याद रखना। आर्टिकल 76 क्लोज 1 में क्या है, मान्यवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, याद रखना। 199वां क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है आपका भारत का मान्यवादी। कौन होता है, मान्यवादी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मान्यवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है बेटा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर उसके अंदर योग्यता होती है। यानी जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है, सेम योग्यता इसकी होती है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 क्लोज 1 में मान्यवादी की नियुक्ति
संज्ञा मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मान्यवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा हमने जो है 200 क्वेश्चन कवर कर लिए और इसमें टोटल आपके 456 क्वेश्चन है जो पॉलिटी के PYQ है 2020 से लेकर के 2023 तक, जो SSC के ऑल एग्जाम CGL, GD, CHSL, दिल्ली पुलिस, ETCT समाये हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके क्लास का फीडबैक बताइएगा। कल क्लास नंबर 8 आएगी आपकी, जिसमें हम 200 से आगे यानी 200 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन अप्रोक्स करेंगे कवर, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।